हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं मिडावल हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जारी हैं और आज का जो क्लास है वो विजयनगर साम्राज्य का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की हम बातें कर रहे थे, पिछले क्लास में हम देखे थे, इनकी पृष्ठभूमि जाने थे कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना देखने को मिली थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों की। ठीक है, उसके बाद प्रमुख वंशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश, और ये समाप्त हो जाने के बाद, ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम बात करेंगे प्रशासन व्यवस्था में। ठीक है, और प्रशासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, भूमि राजस्व व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सिक्का और मुद्रा इस समय की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश देखे थे पिछली क्लास में हम, जहाँ पर संगम वंश थे और इनके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अंतिम शासक यहाँ का विरूपाक्ष सेकंड था। वहीं पर दूसरी बात करें तो सालू वंश का समयकाल 1485 से लेकर 1505 तक चला था और सालू नरसिंह यहाँ के संस्थापक थे। अंतिम शासक इमादी नरसिंह है और इमादी नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह ने तुलु वंश की क्या की थी, नींव डाली थी, जिनका समयकाल 1505 से लेकर 1570 था। और अंतिम जो शासक थे इस तुलु वंश के अंतिम शासक थे सदाशिव। यहाँ के महान शासक हुए कृष्णदेवराय, जिसकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आरवीडू वंश अंतिम में आते हैं, तिरुमल इनके संस्थापक है और रंग तृतीय अंतिम शासक थे। ये बातें पिछले क्लास में कर चुके हैं। हम देख रहे हैं फिलहाल अभी संगम वंश की बातें कर रहे हैं। ठीक है, संगम वंश की बातें कर रहे थे, जहाँ पर हरिहर प्रथम, जिनका समयकाल 1336 से 1356, जो यहाँ के संस्थापक और प्रथम शासक रहे। बुक्का प्रथम 1356 से 1377, हरिहर द्वितीय 1377 से 1405, चौथा देवराय फर्स्ट 1406 से लेकर 1422, रामचंद्र जो 6 माह के लिए बनते हैं कुछ समय के लिए, विजय फर्स्ट जो ये भी कुछ समय के लिए बनते हैं 6 माह के आसपास, देवराय सेकंड 1423 से 1446, उसके बाद मल्लिकार्जुन 1446 से लेकर 1465 और लास्ट में विरूपाक्ष जो अंतिम शासक थे 1465 से लेकर 85 तक देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बातें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। ये हो गया था आपका फर्स्ट शासक के बारे में हम पढ़ चुके थे, हरिहर की बातें हो चुकी थी। ठीक है, आज की क्लास से हम बात करेंगे बुक्का की क्लासेस। ठीक है, आज की बात करेंगे बुक्का के बारे में, आज बात करेंगे और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आज की क्लास। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर के जो शासक है वो है बुक्का फर्स्ट। क्या है भाई? बुक्का फर्स्ट, जिनका समय काल 1356 से लेकर 1377 ईस्वी के बीच ये रहा है इनका। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। भाई हरिहर प्रथम के मृत्यु के उपरांत, के मृत्यु के बाद बुक्का फर्स्ट इस वंश का क्या बना है भाई? इस वंश का शासक बना।
पहली बात इसकी। चलिए दूसरी बात, उपाधि इन्होंने धारण की है, और क्या उपाधि धारण की भाई? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इन्होंने धारण की। तीसरी बात, दक्षिण सागरों का स्वामी कहा जाता है इनको, दक्षिण सागरों का क्या कहा जाता है? स्वामी इनको कहा गया। चलिए इनके बारे में अगली बात यह है कि इनके पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है भाई साहब? पुत्र का नाम है कंपन। क्या है? कंपन। और कंपन की एक पत्नी थी और जिसका नाम है क्या? गंगा देवी। देखिए कंपन ने क्या किया था, ये आपका जो पांड्य क्षेत्र है, मदुरा क्षेत्र, ये क्या है? मदुरा क्षेत्र। मदुरा क्षेत्र, इस तरफ मदुरा क्षेत्र है, इस तरफ आप देखेंगे तो बहमनी तो ऊपर है, ये विजयनगर है, इस तरफ बहमनी है, ये बहमनी, ये क्या है? विजयनगर। याद रखिए, ठीक है। चलिए इस तरफ था दिल्ली, और दिल्ली का शासन अभी चल रहा था तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसी समय बुक्का के शासन काल में, बुक्का के शासन काल में ही क्या हुआ था? 56 है, 56 से 77, इसी के शासन काल में 1347 के पास, 1347 के पास बहमनी राज्य की स्थापना हो जाती है। और जिनके संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक हसन गंगू, हसन गंगू। हसन गंगू नामक एक व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है? बहमनी राज्य की स्थापना कर देती है। कब? 1347 में। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली से भेजा था, ठीक है, दक्षिण में विद्रोह स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और जानते हैं मैंने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह में 27 विद्रोह दक्षिण में ही हुए थे। तो इसको दक्षिण में भेजा था हसन गंगू को, और हसन गंगू ने इसी के साथ 1347 को एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसको कहा जाता है बहमनी राज्य, ठीक है, बहमनी साम्राज्य। चलिए इसके समय बुक्का के समय, और बुक्का के ही समय कंपन जो बुक्का का पुत्र है उन्होंने क्या किया था? मदुरा पर आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था, और ये विजयी हुए। क्या हुए? विजयी हुए। किसने? कंपन ने। कंपन ने क्या किया था भाई? मदुरा पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद ये विजय प्राप्त हुए, मदुरा को पराजित कर दिए। और इनकी जानकारी गंगा देवी की रचित रचना, ठीक है, गंगा देवी की रचना मदुरा विजय में मिलती है, ठीक है। उनकी धर्म पत्नी किसकी भाई? कंपन की, मदुरा विजयम से प्राप्त होती है, विजयम। चलिए समझ गए मेरी बातें, ठीक है। चलिए तो भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम इस वन का शासक बनता है। बुक्का ने उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इन्होंने धारण की थी। दूसरी बात, इनको दक्षिण सागर का क्या कहा जाता है? स्वामी कहा जाता है। इनके पुत्र कंपन हुए और पत्नी का नाम गंगा देवी। तो बुक्का प्रथम के समय, ठीक है, क्या क्या घटना घटी थी? घटना ये घटी थी कि इसी समय 1347 को दिल्ली
में स्थित मोहम्मद बिन तुगलक ने एक व्यक्ति को भेजा था, हसन गंगू को, और हसन गंगू दक्षिण में जाकर बहमनी राज्य की स्थापना कर देते हैं। इसी समय बुक्का फर्स्ट के ही शासनकाल में कंपन जो उनके पुत्र है उन्होंने मदुरा क्षेत्र पर आक्रमण किया और मदुरा क्षेत्र पर आक्रमण करके विजय प्राप्त हुए, जीत ली। और युद्ध की जानकारी, ठीक है, युद्ध की क्या है, विजय की जानकारी, विजय की जानकारी या कंपन के विजय की जानकारी इसी रचना से प्राप्त होती है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, कंपन की विजय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है भाई साहब, इसी पुस्तक से, इसी बुक से, जिनकी रचना गंगा देवी ने की थी। उस रचना का नाम है मदुरा विजयम। बातें क्लियर हैं? चलिए, इन्हीं के समय जाते जाते बुक्का फर्स्ट के अंतिम समय में एक और घटना घटती जिसको हम कहते हैं रायचूर दुआब का संघर्ष। ठीक है, बुक्का फर्स्ट के समय रायचूर क्या है, दोआब का संघर्ष, प्रारंभ। बुक्का फर्स्ट के समय क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था रायचूर दोआब संघर्ष पर। अब ये रायचूर दोआब संघर्ष क्या है वो पहले समझते हैं। ठीक है, चलिए, इससे अच्छा मैं मैफी ले लेता हूँ। ठीक है, बनाने से अच्छा मैं मैफी ले लेता हूँ भाई, अपने पास अवेलेबल है तो काहे घबराना। ठीक है, चलिए, ये आप देख पा रहे हैं हमारा प्यारा भारत महान। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, इस स्थान की हम बात करें तो इस स्थान पर कर्नाटक के आसपास के स्थान पर ये आपको देखने को मिलता है विजयनगर। क्या है, विजयनगर। ये किस का क्षेत्र है, विजयनगर नगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य। दूसरी तरफ हम बात करें तो यहीं पर ऊपर में, इसी के ऊपर में जस्ट आपको क्या देखने को मिलता है, बहमनी राज्य या बहमनी साम्राज्य। देखिए, मैप में मैं स्थान बता रहा हूँ लेकिन एग्जैक्टली मैप में उसी स्थान पर नहीं होगा क्योंकि एकदम छोटा छोटा यहाँ पर दर्शाया गया, तो मैं बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये है बहमनी राज्य। क्या है, बहमनी राज्य या बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य का था। ठीक है, एक मुस्लिम, समझिएगा, मुस्लिम साम्राज्य। ठीक है, जिसमें से बहमन शाह यहाँ के क्या थे, शासक थे। शासक उस समय कौन थे, बहमन शाह थे। चलिए, ये जो स्थान है आप देख पाएंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है, इस तरफ नदी जाता है। ठीक है, और इसके दक्षिण में भी एक नदी निकलती है। ठीक है,
ये वाला जो ऊपरी वाला जो नदी है इसको हम कहते हैं कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसको कहा जाता है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी और कृष्णा के सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। और इसी के बीच के जो स्थान है, इसी के मध्य के जो स्थान है, बीच के स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं, रायचूर दोआब का क्षेत्र। क्या कहा जाता है भाई, रायचूर दोआब का क्या है, क्षेत्र है। और रायचूर दोआब क्षेत्र कहने का मतलब है कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, इसको कृष्णा तुंगभद्रा दोआब कहते हैं, ठीक है। रायचूर दोआब क्षेत्र कहने का मतलब है कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। समझ गए बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रायचूर दोआब के क्षेत्र की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ठीक है, दोनों साम्राज्य के मध्य इस रायचूर दोआब को प्राप्त करने हेतु 200 वर्षों तक संघर्ष चला था भाई साहब। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक संघर्ष जारी था। संघर्ष क्या था? जारी था। और अंतिम में ये तो लगातार बहमनी ही जीतते आते हैं। स्टार्टिंग में ही क्या हुआ था, बहमन शाह ने क्या किया था, इस पर कब्जा कर लिया था। स्टार्टिंग में ही क्या किया था, यहाँ पर बहमन शाह द्वारा क्या किया गया था, कब्जा किया गया था। इस रायचूर दोआब का क्षेत्र अब किसके अंतर्गत आ गया है? बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आ गया है, ठीक है। और ये दोनों के मध्य बहमनी साम्राज्य जो कि मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य, दोनों के मध्य लगातार युद्ध जारी था, लगातार जो है संघर्ष जारी था। और ये कहा जाता है कि लगभग 200 वर्षों तक ये चला था। लेकिन अंतिम में जब तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय, ये महान शासक किसने कहा है भाई? तुलु वंश का महान शासक बाबर ने कहा है, ठीक है। बाबर जो उस समय जो है आ गए थे भारत पर, बाबर का जो है मुगलों का क्या हुआ था, यहाँ पर पदार्पण हुआ था, मुगल आ गए थे। मुगल में सबसे प्रथम जो बाबर आए थे, बाबर ने अपने बाबरनामा तुजुकी बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा गया, बाबरनामा अपनी जो है तुजुकी बाबरी में ये लिखा है कि जब मैं आया था, ठीक है, तो मैंने देखा कि दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में एक महान शासक जो है इस समय थे और उस महान शासक का नाम है कृष्णदेवराय प्रथम। और कृष्णदेवराय जो तुलु वंश से ताल्लुक रखते हैं और इसकी चर्चा हम उस समय करेंगे। तो कृष्णदेवराय ही ने ही क्या किया था, इस बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो कब्जा कर लिया गया था, रायचूर दोआब का क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। तो रायचूर दोआब का क्षेत्र, ठीक है, अंतिम में लास्ट में 200 वर्षों के संघर्ष के बाद अंतिम में विजयनगर साम्राज्य को प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात यही है, बुक्का फर्स्ट के ही समय रायपुर दोआब क्षेत्र का संघर्ष हुआ था, ठीक है, जिसमें बहमन शाह विजय प्राप्त की थी, रायपुर दोआब का क्षेत्र जीता था और ये संघर्ष 200 वर्षों तक चलता था। और ये रायपुर दोआब क्षेत्र क्या है, ये कृष्णा तुंगभद्रा के बीच दोआब है। दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच, समझते ना भाई, दोआब का मतलब क्या है, दो नदियों के बीच, नदियों के बीच का स्थान। और जब दो नदियों के बीच का स्थान होगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है वहाँ जो फसलें अच्छी होंगी, उत्पादन अच्छा होगा, क्षेत्र अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी कारण ये कई दोआबों के, ठीक है, दोआब में ही बहुत सारे युद्ध हुए हैं, दोआब के कारण ही बहुत सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हम पिछले कई क्लासों में हम देखे हैं। चलिए, तो समझ गए बुक्का फर्स्ट के समय क्या क्या घटनाएं घटी थी।
आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम ले चलते हैं किस पर, थर्ड नंबर के जो शासक है हरिहर सेकंड। थर्ड नंबर के जो शासक होंगे वो है हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड जिसका समय काल 1377 से लेकर 1405 ईस्वी तक जारी रहा। क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके अंतर्गत उपाधि जो है राज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। उपाधि राज परमेश्वर, चलिए हरिहर द्वितीय ने बहमनी राज्य से क्या किया, गोवा एवं बेलगांव छीना था। बेलगांव क्या किया था, छीना था। ठीक है, जब बहमनी, देखिए बहमनी राज्य से ये छीना था, और बहमनी का जो है शासक की बात की जाए उस समय बहमनी का जो शासक था वो मोहम्मद शाह सेकंड था। वो कौन था भाई, मोहम्मद शाह सेकंड था। और मोहम्मद शाह सेकंड एक जो है कमज़ोर शासक था, एक प्रकार से क्या है, दुर्बल एवं कमज़ोर शासक था। कमज़ोर शासक, और दुर्बल एवं कमज़ोर शासक होने के कारण साथ ही साथ दुर्बल, कमज़ोर एवं शांतिप्रिय ढंग से दुर्बल, कमज़ोर एवं शांतिप्रिय शासक था। शांतिप्रिय शासक था, और इसी शांति प्रिय के कारण, इनकी जो है शांत स्वभाव के कारण, इनकी कमज़ोर शासक होने के कारण जो है मोहम्मद शाह जो है सेकंड को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद इन्होंने गोवा और बेलगांव को अपने अंतर्गत कर दिया, गोवा और बेलगांव को पक्ष में ले लिया। ठीक है, इनसे छीन लिया। तो जाहिर सी बात आप जानते हैं भाई, ठीक है, जो एकदम कमज़ोर होते हैं, जो शांति प्रिय होते हैं, वो उसको हमेशा दबाया जाता है। तो ये अब इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हरिहर के बारे में इतनी सी जानकारी है, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे की हम बात करेंगे, चौथे नंबर का जो शासक है वो है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जिनका समय काल 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक देखने को मिला है। चलिए क्या क्या बातें हैं इनके अंतर्गत वो हम देखते हैं। हरिहर सेकंड के बाद क्या है, देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट शासक बना। पहली बातें। दूसरी बातें, इस समय सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था। इस समय क्या हुआ था, सोनार
की बेटी का युद्ध, ठीक है, सोनार के बेटी का युद्ध हुआ था। अब ये सोनार की बेटी का युद्ध क्या है भाई? देखिए सोनार की बेटी, समझते हैं ये क्या है सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? ये हुआ था आपके बहमनी राज्य के बीच, बहमनी एवं विजयनगर। विजयनगर, विजयनगर का जो शासक, बहमनी का शासक था, अब ये हो गया था फिरोज शाह, तुगलक वाला नहीं भाई, फिरोज शाह। फिरोज शाह यहाँ के शासक थे और इस समय का विजयनगर का जो शासक था वो आप देख रहे हैं देवराय फर्स्ट। विजयनगर का जो शासक था वो कौन है? देवराय फर्स्ट। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, और इस युद्ध को नाम दिया गया था सोनार की बेटी का युद्ध। और सोनार की बेटी का युद्ध क्यों कहा गया? देखिए ये जो स्थान है, यहां पर आप जानते हैं इस तरफ है आपका विजयनगर, विजयनगर। इसके ऊपर जाएंगे तो आप जानते हैं बहमनी, ठीक है, क्या है? विजयनगर, यहाँ बहमनी। इसके बीच में जहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये कृष्णा नदी है, ठीक है, और यहीं पर इधर से जो है तुंगभद्रा नदी, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। इसके पिछले वाले पेज में पढ़े थे, ये कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, ठीक है। और इसी के पास जहाँ रायचूर दोआब क्षेत्र बोल रहे हैं ना, इसी के पास एक महिला रहती थी, एक स्त्री रहती थी, ठीक है, क्या है? एक महिला, एक स्त्री रहती थी, ठीक है। और जो यहाँ के जो सोनार है, यहाँ के सोनार की बेटी थी, सोनार की क्या थी? बेटी थी। अब समझिएगा, इसी के आसपास ये सोनार की बेटी। अब याद रखिए, ये भी ध्यान रखिए कि इसके पहले मैंने क्या कहा था, जो बहमनी का क्षेत्र है वो विस्तृत हो चुका था, विस्तृत हो चुका था, कहने का मतलब विस्तार कर चुके थे। रायचूर दोआब का क्षेत्र इनके पक्ष में था। जो दोनों के बीच का क्षेत्र आता है, रायपुर दोआब का क्षेत्र, वो बहमनी के अंतर्गत देखने को मिला था, ठीक है, बहमनी अपने अंतर्गत कर लिए थे। अब देखिए, और इसी जो रायचूर दोआब के क्षेत्र के अंतर्गत जो सोनार की बेटी थी, और कहा जाता है कि सोनार की बेटी बहुत ही ज़्यादा क्या थी? सुंदर थी, खूबसूरत थी, ठीक है, क्या है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जब बात करें विजयनगर साम्राज्य का शासक देवराय प्रथम अपनी गद्दी पर बैठा, तो सोनार की बेटी जो अत्यंत खूबसूरत थी, अत्यंत सुंदर थी, उन पर बेचारे का दिल आ गया, ठीक है। तो सुंदर चीज़ें पर तो दिल आएगा, जाहिर सी बात है, चाहे वो शासक हो चाहे आम आदमी हो, ठीक है ना भाई। तो यही सोनार की बेटी पर इनका दिल आ गया था। कहा जाता है कि देवराय शादी करना चाहते हैं, ठीक है, क्या क्या है? शादी करना चाहते था, विवाह करना चाहता था, किससे? इसी सोनार की बेटी से। और इस शादी विवाह के चक्कर में भाई साहब इतने हो गए थे, इतने गिर गए थे, बोल सकते हैं कि ये इनके घर जाके, ठीक है, इनके यहाँ जाके इनको सताया करते थे, इनको परेशान किया करते थे, और इन्होंने हमला कर दिया कहाँ पर? इसी सोनार की बेटी के वाले जो स्थान है, यहाँ जो कि बहमनी का क्षेत्र है, ये जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है, ठीक है, कृष्णा तुंगभद्रा का क्षेत्र है, वो किसका स्थान है भाई? बहमनी का क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में सोनार की बेटी थी जो अत्यंत खूबसूरत थी, और इन्हीं के कारण विजयनगर साम्राज्य का शासक देवराय प्रथम ने हमला कर दिया, ठीक है। और जब ये बात पता चलता है किसको? फिरोज शाह को,
जब ये बात पता चलता है फिरोज शाह को, तो फिरोज शाह ने क्या किया, वो डायरेक्ट हमला कर दिया विजयनगर पर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट आक्रमण कर दिया कि किस पर, विजयनगर पर। और ये जो है इसके बाद ये विजयी हो जाते हैं, और अगर ये विजय हो गए तो जाहिर सी बात ये पराजय होंगे। एक पक्ष विजय हो गए तो ये पक्ष पराजय होंगे, जाहिर सी बात है मेरे। ठीक है, तो यही जो कारण है कि सुंदरता, सुनार की बेटी की जो है इतनी खूबसूरत थी, इसी कारण ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसी कारण से सुनार की बेटी थी, इसी कारण को सुनार की बेटी का युद्ध का नाम दिया गया, जो रायचूर दोआब क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो भाई खूबसूरती पर मत जाइए यार। ठीक है, अपना क्षेत्र भी देखिए, अपने साम्राज्य भी देखिए। चलिए बात करते हैं आगे। अब ये दोनों के बीच युद्ध हुआ था, विजय हो गए थे, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच क्या हो गया था, संधि हो गया था। क्या हो गया था भाई, संधि हो गया था इनके बीच। इस फिरोज शाह और देवराय प्रथम के बीच इस सोनार की बेटी की युद्ध के बाद क्या हुआ था, संधि। तो अगर मैं लिखूं फिरोज शाह जो कि बहमनी है एवं देवराय फर्स्ट जो कि विजयनगर साम्राज्य से ताल्लुक रखते हैं, के बीच युद्ध के बाद क्या हुआ था, संधि के बीच क्या हुआ था, संधि हुआ था। चलिए, संधि में, संधि या समझौता हुआ था उनके बीच जो है क्या देखने को मिलता, देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करा दिया। लो भाई, फिरोज शाह से करा दिया, शाह से क्या किया, करा दिया। ये खुद तो भाई साहब जो देवराय प्रथम हम वो दूसरी के पीछे पड़ा था। ठीक है, सुंदर नारी, ठीक है, देख के ये इनके पीछे पड़ गया था। कौन, देवराय प्रथम। और जब संधि हुआ, जब ये हार गए, तो अपनी बेटी को वो, अपनी बेटी की शादी खुद फिरोज शाह से कर दिए। ये क्या बात हुई भाई। चलिए, जो भी बात हुई, लेकिन संधि पर ये देखने को मिला था। चलिए, दहेज स्वरूप दहेज भी दिया था। ठीक है, और दहेज स्वरूप, और हम लोग की तरफ नहीं, गाड़ी घोड़ा देते हैं। ठीक है, हम लोग की तरह नहीं, दहेज स्वरूप। खैर, दहेज लेना देना पाप है। ठीक है, दहेज लेने देना कानून जो है, ठीक है, ये नहीं मानता। तो दहेज स्वरूप इन्होंने क्या किया, बांकापुर को दे दिया। बांकापुर जो कि विजयनगर के अंतर्गत था, विजयनगर के क्षेत्र थे। बांकापुर जो विजयनगर का क्षेत्र था, और इस विजयनगर के क्षेत्र को क्या किया, बांकापुर को दहेज स्वरूप इन्होंने भाई साहब ने दे दिया। ठीक है, तो याद रखिए, जो राजा है, जो शासक है, वो यही करते हैं भाई, दहेज में राज्य दे देते हैं। हाथी घोड़ा जेवरात भी भेंट में दिए। ठीक है, और इस प्रकार से ये चीजें देखने को मिलती है। दोनों के बीच क्या होती है, संधि देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। देवराय प्रथम की बात आगे करेंगे। इन्होंने तुंगभद्रा नदी की, ठीक है, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा या हरिहर बांध बनवाया। क्या भी है, बांध बनवाया। और इसी बांध पर नहर भी निकलवाया है। ठीक है, इसी बांध पर नहर भी क्या किया भैया, ये बांध है ना, क्या है, क्या बनवाए, बांध बनवाए। और इसी बांध पर क्या किया, नहर भी निकलवाया था।
ये चीज़ें याद रखिए तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, कहा जाता है कि देवराय प्रथम ने पहली बार इस समय इस जो है विजयनगर साम्राज्य में पहली बार क्या देखने को मिला, पहली बार 10,000 मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया। सेना में क्या किया, भर्ती कराया, भर्ती किया। ये चीज़ें याद रखिए इनके बारे में। कुछ एक विदेशी यात्री है, विदेशी यात्री, और विदेशी यात्री जिनका नाम है निकोलो डी कॉन्डे, निकोलो डी कॉन्डी, जो कि इटली के थे। क्या थे भाई, इटली के थे। निकोलो डी कॉन्डी इटली के थे। तो इस समय देवराय के समय ही आया था, देवराय फर्स्ट के समय ही। ठीक है, देवराय फर्स्ट के समय ही ये क्या किया था, भारत आया था, जो कि एक विदेशी यात्री थे निकोलो डी कॉन्डी, और ये इटली से आया था। तो हम क्या लिख सकते हैं, देवराय फर्स्ट के समय क्या था, भारत आया था। चलिए, और इन्होंने देवराय को शक्तिशाली शासक बताया है, एवं देवराय को क्या किया है भाई, शक्तिशाली शासक बताया, एवं विजयनगर का वर्णन किया, एवं विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। चलिए, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं देवराय जो है फर्स्ट के बारे में, इतनी सारी चीज़ें हैं जो बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये भी समाप्त हो जाता है आपका, देवराय भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देवराय के बाद आगे हम बढ़ेंगे, आगे की बातें करेंगे किस पर, देवराय फर्स्ट के बाद देवराय सेकंड की बातें करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे 5वें नंबर पर देवराय सेकंड। चौदह सौ 22 से लेकर 1446 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, लेकिन जो है 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे। 2 मिनट के बाद हम फिर से आते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। तब तक आप इस चीज़ को समझना चाहते हो समझिए, तब तक वापस आते हैं। चलिए,
चलिए, हेलो, चलिए आगे बात करते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। कृष्ण देवराय सेकंड की बात, इनके बारे में कहा जाता है कि ये इस समय की विजयनगर साम्राज्य का सबसे योग्य शासक था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे योग्य एवं प्रतापी शासक। प्रतापी शासक कौन है भाई साहब? यही है जो आप देख रहे हैं, देवराय सेकंड। कहा जाता है कि ये राजगद्दी के पास, सिंहासन के पास, ये सिंहासन के पास कुरान लेकर पढ़ जो है रखते थे। कुरान रख कर पढ़ते थे। एक तो हम जो है सल्तनत काल में देखे थे, कुरान खां की उपाधि किसने प्राप्त की थी भाई? किसने की थी? वो कुरान लेते थे। ठीक है, तो सिंहासन के पास भाई साहब इन्होंने, देवराय सेकंड ने सिंहासन के पास बैठकर ये कुरान रखते थे, कुरान पढ़ते थे, ऐसा कहा जाता है। इनकी उपाधि देखने को मिली है गज बेटकर की उपाधि। ठीक है, गज बेटकर की उपाधि। और गज बेटकर कहने का मतलब है हाथियों का शिकारी। गज बेटकर कहने का मतलब है हाथियों का शिकारी इनको कहा गया है। चलिए, इनको इमादी देवराय भी कहते थे। ठीक है, इमादी देवराय के नाम से भी ये जानते थे, और जिसको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय, इनको महान देवराय भी कहा जाता है। महान देवराय, इसका मतलब क्या है? इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय और ये महादेवराय की जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी। इनको इंद्र का अवतार भी कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? इंद्र का अवतार। इनको इंद्र का अवतार माना है, इंद्र का अवतार कहा है। और किसने कहा है? यहाँ की जनता द्वारा ये उपाधि दी गई थी, इंद्र का अवतार। जनताओं ने क्या कहा था? इनको इंद्र का अवतार कहा था। किसके द्वारा? यहाँ के जनता द्वारा इनको क्या कहा गया है? इंद्र का अवतार। ये चीजें याद रखिए। इनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, और दरबारी कवि जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक। क्या है? अब्दुल रज़ाक। ये पाकिस्तान का बॉलर नहीं है भाई, अब्दुल रज़ाक, याद रखिए। फारस इराक से आए थे। ठीक है, इराक फारस से आए थे अब्दुल रज़ाक। और अब्दुल रज़ाक जिनकी रचना के बारे में बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी, और कवि है तो रचना लिखेंगे। मल्ता ए साहिन। क्या है? मतला ए साहिन। और ये फारसी भाषा में लिखी दी गई। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। और इस मतला ए साहिन में जो जानकारी मिलती है वो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जानकारी किसकी मिलती है? देवराय सेकंड और विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, इससे जानकारी एक तो विजयनगर की और देवराय की, देवराय सेकंड की जानकारी क्या क्या मिलती है इनसे? विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है और देवराय सेकंड की जानकारी मिलती है। किस पुस्तक से भाई? ये जो मल्ता ए साहिन लिखी गई पुस्तक से इनकी जानकारी मिलती है।
और ये किसने लिखा है? अब्दुल रज़ाक ने है। याद रखिए जो अब्दुल रज़ाक है उनको भेजा गया था दूत के रूप में, ठीक है। इराक का शासक है, ठीक है, इराक का शासक मिर्जा शाहरुख, इराक शासक मिर्जा शाहरुख द्वारा दूत के रूप में भेजा था, दूत के रूप में क्या था? भेजा था। किसको भाई? इसी अब्दुल रज़ाक को, इसी अब्दुल रज़ाक को इराक के शासक मिर्जा शाहरुख द्वारा दूत के रूप में भेजा था भारत। किसको? इसी अब्दुल रज़ाक को। और अब्दुल रज़ाक ने क्या रचना लिखी थी? रचना लिखी है मतला-ए-शाहीन। और मतला-ए-शाहीन जो फारसी भाषा में उपलब्ध है ये रचना, और इस रचना में क्या जानकारी मिलती है? इसमें विजयनगर साम्राज्य और देवराज सेकंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवराज सेकंड के बारे में और क्या क्या बातें हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो इनके बारे में एक अन्य बात कि लगभग इनके समय लगभग 300 बंदरगाह थे। 300 क्या है भाई साहब? बंदरगाह थे, ठीक है। डॉकयार्ड, पत्तन, बंदरगाह बोल सकते हैं, डॉकयार्ड बोल सकते हैं, पत्तन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये 300 क्या थे? लगभग बंदरगाह थे। और कहा जाता है कि लगभग 2000 तुर्की धनुर्धारी, ठीक है, 2000 तुर्की धनुर्धारी सेना में भर्ती करे थे। क्या किए थे? तुर्की धनुर्धारी सेना में भर्ती करे थे, भर्ती किए थे, ये याद रखिए। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके विजय भी प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया? श्रीलंका पर, अरे यार, आक्रमण कर चलिए आक्रमण कर विजय प्राप्त किए। ये चीजें इनके बारे में याद रखिए। इनके समय की जो कवि हैं, इनके समय की जो कवि हैं, एक है श्रीनाथ और दूसरा है दीमा। दो कवि हैं, श्रीनाथ और दीना। इन दोनों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, ठीक है। और ऐसे मारकाट वाला युद्ध नहीं भी, ठीक है। कहने का मतलब है कंपटीशन हुआ था। शास्त्रीय जो संगीत है, ये जो है शास्त्रीय संगीतकार थे। ये क्या थे? शास्त्रीय संगीतकार थे। शास्त्रीय संगीतकार, ठीक है। ये शास्त्रीय संगीतकार था और दोनों के बीच जो है क्या हुआ था? शास्त्रीय युद्ध हुआ था, ठीक है। दोनों के बीच गाना बजाना वाला नहीं होता, ठीक है। वैसे डे शास्त्रीय युद्ध हुआ था और इस शास्त्रीय युद्ध में इनको जो विजय प्राप्त हुई थी, जीत गए थे, विजय हुए थे, वो कौन है? श्रीनाथ, ठीक है। विजय कौन हुए थे? श्रीनाथ ने विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने के बाद इसी श्रीनाथ को क्या किया गया था? उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा? देवराय सेकंड के द्वारा उपाधि दी थी। इनके दरबार में कवि रहते थे श्रीनाथ दीमा, और दोनों के बीच शास्त्रीय युद्ध हुआ था। कहने का मतलब कंपटीशन हुआ था गाने बजाने का, ठीक है। शास्त्रीय संगीतकार थे, इनके बीच कंपटीशन हुआ था, जीत गए थे, इनको उपाधि दी गई थी कवि सार्वभौम, ठीक है। कवि
सार्वभौम की उपाधि दिया गया था। किसको भाई? श्रीनाथ को। और उपाधि प्लस एवं सोने के सिक्के एवं सोने के सिक्के भेंट स्वरूप दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से घटना इस समय घटी है। ठीक है, बातें क्लियर हैं इनके बारे में। चलिए, तो ये हो गया आपका देवराय सेकंड की कहानी, देवराय सेकंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो शासक है वो छठे नंबर का मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक देखने को मिला था। ठीक है, जैसे कि मैंने लिस्ट में बताया हम पहले कि इसमें जो शासक थे उनके बाद जो देवराय, इनकी बात करें तो इनके बारे में 6 माह तक बने। इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, इनके बारे में हम इसको पढ़े हैं, हरिहर प्रथम को, बुक का प्रथम को पढ़ लिए, हरिहर सेकेंड को पढ़ लिए, देवराय फर्स्ट को पढ़ लिए। इनके बारे में हम इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। कुछ भी इतिहासकारों ने जानकारी लिखी नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय तक, इन्होंने कहा कि 4 महीना तक रहे थे, ये 6 महीने तक रहे, 5 महीने तक रहे, तो ज़्यादा कुछ जानकारी मिली ही नहीं। ठीक है, तो ये देवराय फर्स्ट, उसके बाद देवराय सेकेंड जस्ट पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मल्लिकार्जुन के बारे में और पढ़ेंगे किसके बारे में? विरूपाक्ष सेकंड के बारे में। और जैसे ये होगा विरूपाक्ष सेकंड, ये संगम वंश आपका टोटल खत्म हो गया। आपको सिर्फ समय लग रहा है संगम वंश में ज़्यादातर, बाकी जो वंश है, सुलु वंश है, तुलु वंश है, आर्विडो वंश है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा से इसके बारे में बातें हैं। तुलु वंश में हल्का से थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसमें जो महान शासक हुए हैं कृष्णदेवराय, उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर ये 15 से 20 मिनट का जो है 3 जो वंश है 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं मल्लिकार्जुन के बारे में। इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जो इतिहासकारों ने हल्की फुल्की जानकारी दी है उनके संदर्भ में मैं बात करूँगा। ये देवराय फर्स्ट के क्या थे? फर्स्ट का क्या था? पुत्र था। पहली बातें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, और उपाधि का नाम है गजबेटकर। जैसे कि देवराय सेकंड ने उपाधि धारण की है गजबेटकर, उसी प्रकार इन्होंने भी जो है उपाधि धारण की है गजबेटकर। तो ये गजबेटकर का मतलब हाथी का शिकारी। ठीक है, यह हाथी का शिकार करने वाला। और यह एक क्या थे? यह एक अयोग्य शासक थे। अब जहाँ यह एक क्या थे? अयोग्य शासक थे। और जहाँ अयोग्य शासक की बात आती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो शासनकाल अच्छी तरह से संभाल नहीं पाएंगे। तो इनके बाद जो है विरूपाक्ष, इनके बाद कौन बनते हैं भाई? इनके बाद विरूपाक्ष क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। बस इतनी सी बातें हैं इनकी, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है विरूपाक्ष। क्या है? विरूपाक्ष सेकेंड। 1465 से लेकर 85 ईस्वी।
और विरूपाक्ष के बारे में आप जानते हैं, ये यहाँ के अंतिम शासक हैं। ठीक है, सालू वंश का, सॉरी संगम वंश का, अभी संगम पढ़ा है, संगम वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन है भाई? यही है। ठीक है, ये मल्लिकार्जुन के भतीजा था। ठीक है, मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन का भतीजा था। ये याद रखिए इनके बारे में। चलिए, यहाँ पर जो बहमनी शासक हैं, बहमनी अब शासक जो हो जाएंगे, बहमनी शासक मोहम्मद शाह थर्ड, मोहम्मद शाह थर्ड। और मोहम्मद शाह थर्ड ने, ठीक है, कि जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता, इस मोहम्मद शाह थर्ड के नेतृत्व करता या वजीर बोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन थे? महमूद गवन, महमूद गवन। और इस महमूद गवन ने क्या किया था? इस महमूद गवन ने क्या किया था? एक तो रायचूर दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र तो ऑलरेडी जीत चुके थे, तो इसको हल्का से और बढ़ाया था। रायचूर दोआब क्षेत्र जीता, हल्का से थोड़ा और बढ़ाया। प्लस गोवा, ठीक है, चोल बंदरगाह, चोल बंदरगाह आदि। ठीक है, गोवा इन्होंने क्या किया? जीता। कोकड़ क्षेत्र जीता, कोकड़ क्षेत्र जीता। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसे कि ये और यहां पर है क्या, इस तरफ है आपका विजयनगर। ठीक है, इधर देखेंगे तो पानी पानी भाई, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, हिंद महासागर है, भी आप बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर है, ये आप जानते हैं। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। इस तरफ आप देखेंगे बहमनी राज्य है, बहमनी। तो इन्होंने क्या किया? ठीक है, एक तो बंदरगाह, यहाँ पर देखिए पानी है तो इसका मतलब बंदरगाह होंगे, जिससे मैंने कहा था कि इसके समय कितने बंदरगाह थे भाई? 300 के लगभग क्या है बंदरगाह थे। किसके समय? ठीक है, कृष्णदेवराय सेकंड के समय मैंने क्या कहा था? लगभग इनके समय 300 बंदरगाह थे। ठीक है, और इसी के आसपास जो कोंकण और गोवा का क्षेत्र है, इसी के आसपास जो गोवा का क्षेत्र है, ठीक है, कोंकण और गोवा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी क्या किया था? ये रायचूर दोआब क्षेत्र भी तो हल्का से बढ़ा दिया था, और आगे गोवा का क्षेत्र, ये दोनों सभी क्षेत्र क्या किया था? मिला लिया था। तो इतना क्षेत्र बहमनियों के पक्ष में देखने को मिला था। लगातार बहमनी जीत रहे थे। ठीक है, लगातार बहमनी जीत रहे थे, और लगातार जो है कौन हारा था? विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था, ठीक है, वो लगातार हारा था। लेकिन कृष्णदेवराय ये जीत जाते हैं, वो हम बाद में बातें करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें याद रखें। नेतृत्वकर्ता महमूद गवन की नेतृत्वकर्ता में रायचूर दोआब क्षेत्र जीता, हल्का से बढ़ाया। गोवा, चोल बंदरगाह और कोंकण क्षेत्र के आसपास को भी ये विजय प्राप्त किए थे। चलिए, देखिए क्या हुआ था विरूपाक्ष सेकेंड। अगर मैं बात करूं विरूपाक्ष सेकेंड, विरूपाक्ष सेकेंड यहां का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था किसका? अभी पढ़ रहे संगम वंश का। संगम वंश का क्या था? ये अंतिम शासक था। लेकिन कई इतिहासकार और मानते हैं कि अंतिम शासक जो है, कई इतिहासकारों का मानना है कि अंतिम शासक जो है प्रौढ़देव था। एक और व्यक्ति आया था प्रौढ़देव, समझिएगा।
इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकार कहते हैं कि प्रौढ़देव क्या कहा यहाँ का अंतिम शासक है, अंतिम शासक संगम वंश का। ये क्यों है? इतिहासकारों में मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद। मतभेद और मतभेद इसी के लिए है क्योंकि विरूपाक्ष की हत्या कर क्या किया था? ये कहा जाता है कि गद्दी में बैठा था कुछ समय के लिए। ठीक है, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि विरूपाक्ष की हत्या कर जो है प्रौढ़ जो देव है वो अंतिम शासक था। ठीक है, और ये गद्दी पर बैठा था। लेकिन कई इतिहासकारों का ये मानना है कि हालांकि विरूपाक्ष की हत्या कर प्रौढ़ देव जो है जो इनकी हत्या की थी, लेकिन प्रौढ़ देव की हत्या कर, ठीक है, ये गद्दी में बैठने से पहले, ठीक है, प्रौढ़ देव की हत्या सालू नरसिंह ने की थी। और सालू नरसिंह, ठीक है, सालू नरसिंह जो है वो सालू वंश की नींव डाली थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो कई इतिहासकार कहते हैं कि गद्दी में बैठने से पूर्व सालू नरसिंह ने प्रौढ़ देव की हत्या कर क्या किया भाई? सालू वंश की नींव डाली थी। प्रौढ़ देव की हत्या कर क्या किया था? सालू वंश की, जो कि 85 से लेकर 1505 तक देखने को मिला था, वंश की नींव डाली थी, ऐसा कहा जाता है। यह सालू वंश की स्थापना किया था। ठीक है, बातें क्लियर है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा? ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो विरूपाक्ष है, ठीक है, विरूपाक्ष है, विरूपाक्ष की हत्या करने वाला कौन था? हत्या करने वाला प्रौढ़देव था। ठीक है, तो कई इतिहासकार अंतिम शासक विरूपाक्ष को मानते हैं, कई इतिहासकार अंतिम शासक प्रौढ़देव को मानते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो इतिहासकार है विरूपाक्ष को ही मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि प्रौढ़देव, हालांकि इन्होंने हत्या तो की थी, लेकिन गद्दी में बैठने से पूर्व, गद्दी प्राप्त करने से पूर्व, ठीक है, नरसिंह ने ही इनकी जो है प्रौढ़देव की हत्या कर सालू वंश की जो है स्थापना की। ये चीज़ें आप क्या है याद रखना है। सालू नरसिंह ने प्रौढ़देव की हत्या कर सालू वंश की नींव डाली थी। बात खत्म हो गए। तो अंतिम शासक आप क्या मानिए? विरूपाक्ष सेकंड को मानिए, जैसा कि मैंने, ठीक है, इस लिस्ट में मैंने कहा है, इस लिस्ट में बताया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका संगम काम पूरी तरह से फिनिश, संगम काल हो जाता है आपका खत्म, फिनिश हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संगम काल के बाद हम जो है क्या बढ़ेंगे, सालू वंश की बात करेंगे। और सालू वंश में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक ही जो शासक है वह कौन है? सालू नरसिंह है, उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, क्या है? सालू वंश। नेक्स्ट क्या है भाई? सालू वंश। इतने टाइम से हम जो पढ़ रहे हैं वो संगम वंश था, ये सालू वंश है। वो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक ये शासन पर रहते हैं। सालू वंशों का शासनकाल रहा है। फर्स्ट जो शासक है वो है सालू नरसिंह। सालू नरसिंह, सालू नरसिंह जिसका शासनकाल 1485 से लेकर 1490 तक रहा है। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये
बहमनी एवं उड़ीसा राज्य को वापस स्थापित किया। वापस क्या है, स्थापित किया था। हल्का से ये जीते थे। चलिए, इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सालू नरसिंह के बारे में कहा जाता है कि ये सालू जो नरसिंह हैं, सालू नरसिंह है, इस सालू नरसिंह के क्या थे, 2 पुत्र थे। ठीक है, एक पुत्र क्या थे, एक पुत्र जिनका नाम था थिम्मा भोपाला और दूसरा इमाडी नरसिंह, इमाडी नरसिंह। ठीक है, इमादी नरसिंह या इमादी नरसिंह, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो 2 थे, 2 इनके क्या थे भाई साहब, पुत्र थे, थिम्मा भोपाला और इमाडी नरसिंह। चलिए, अब देखिए सालू नरसिंह का जो शासनकाल है वो आप जानते हो 1505 तक चला था। ठीक है, तो सालू नरसिंह के बाद जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, इनमें से 2 बनेंगे। ठीक है, इनमें से क्या है, कोई बनेगा। लेकिन जब ये शासन पर रहते हैं, बनने से पहले ये क्या थे, ठीक है, ये उतने लायक नहीं थे, अवयस्क है, समझिएगा, अवयस्क। कहने का मतलब है ये पूरी तरह से भाई साहब के 18 प्लस हुए नहीं थे। ठीक है, ये इतना काबिल नहीं हुए थे। ठीक है, इतना काबिल नहीं थे कि राजपाट को संभाल सकते, और अवयस्कता के कारण, अवयस्क थे, इनके कारण इनको संरक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, संरक्षण मिला था, संरक्षक इनके बने थे। ठीक है, और संरक्षक का नाम था, क्या था भाई, क्या था, नरसा नायक। क्या था, नरसा नायक। क्या था, नरसा नायक। नरसा नायक को इनका संरक्षक बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि क्या थे, अवयस्क थे, ये काबिल नहीं थे। ठीक है, बालिक नहीं थे। ठीक है, क्या थे, बालिक नहीं थे, और बालिक होने तक इनको संरक्षण प्रदान किया था, संरक्षक बनाया था, नरसा नायक को संरक्षक बनाया था। ठीक है, चलिए, थिम्मा भोपाला के बारे में बात किया जाता है कि एकदम ही ज़्यादा लाचार व्यक्ति और एकदम ही जो कमज़ोर व्यक्ति था। तो कहा जाता है कि इनके बाद जो शासक जो बनेंगे, जो वयस्क होने के बाद शासक जो बनेंगे, इमाडी नरसिंह को है, क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। ठीक है, और इमाडी नरसिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 91 से 5 तक, इमाडी नरसिंह के बारे में कहा जाता है कि 1491 से 1505 तक ये शासन के काल में रहे। लेकिन इनके बाद जो नरसा नायक का पुत्र है, नरसा नायक का पुत्र, और उस नरसा नायक का पुत्र है वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह, और इसी वीर नरसिंह ने क्या किया था, इमाडी नरसिंह को, इमाडी नरसिंह की हत्या कर तुलु वंश की नींव डाली थी। किसकी, तुलु वंश की नींव डाली थी, वंश की क्या डाली थी भी, नींव डाली थी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं इनके बारे में। मैंने कहा, फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि सालू नरसिंह, ठीक है, सालू नरसिंह जिनके 2 पुत्र थे, थिम्मा भोपाला, एक इमाडी नरसिंह। थिम्मा भोपाला बन ही नहीं सकते थे, एकदम कमज़ोर लाचार व्यक्ति था, उनके मन में ही नहीं था कि वो शासक बने। ठीक है, इमाडी नरसिंह और थिम्मा भोपाला जब अवयस्क थे
ठीक है, ये बालिग नहीं हुए थे, ठीक है, तो नाबालिग थे, अवयस्क थे, जिनके कारण थे इनको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, क्या किया था? संरक्षण, ठीक है, संरक्षण प्रदान किया था, संरक्षक बनाया था। वो किसको? नरसन नायक को संरक्षण बनाया था, संरक्षक प्रदान किया था कि नरसन जो नायक है वो देखभाल करेगा इन दोनों का, और ये अवयस्क होने के बाद, ठीक है, वयस्क होने के बाद उनको क्या बना देगा? शासक बना देगा। लेकिन इमाडी नरसिंह हल्के समय तो जो है थोड़े समय के लिए शासक बनते हैं, और नरसन नायक का जो पुत्र है वो वीर नरसी था, और वीर नरसी ने अपने जो है पिता का फ़ायदा उठाकर, अपने पिता, ठीक है, का फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया? इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी, और इमाडी नरसिंह की हत्या कर उन्होंने तुलु वंश की नींव डाली थी। और तुलु वंश जिनका समयकाल 1505 से लेकर 1565 तक जारी रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है? संगम वंश के बाद जो है क्या है? सालू वंश भी खत्म हो जाता है। क्या है? सालू वंश, और सालू वंश के बाद तुलु, तुलु के बाद आर्विडो। तो इस प्रकार से आपका चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इनके बाद जो आएगा, इनके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे तुलु वंश की। किसकी भाई? तुलु वंश की। ठीक है, और तुलु वंश जिनका समय काल था, जैसा कि मैंने बताया, 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक। इसमें प्रमुख जो शासक हुए, प्रमुख अगर शासक की बात करें, प्रमुख शासक की बात करें तो प्रमुख शासक में आपको देखने को मिलेगा वीर नरसिंह, जिनका समय काल 1505 से लेकर 1509 के बीच देखने को मिला। वहीं पर दूसरी बात करें तो कृष्ण देवराय 1505 से लेकर 1529। ठीक है, वहीं पर थर्ड नंबर में बात करेंगे अच्युत देवराय, जिनका समय काल 29 से लेकर 1542 तक देखने को मिलेगा। वहीं पर चौथे नंबर पर बात करें तो रहेगा वेन काता, और वेन काता जिनका समय काल 1542 में ही स्टार्ट होकर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और उनके बाद सदाशिव राय जो अंतिम शासक थे, सदाशिव राय 1542 से लेकर 1570 ईस्वी तक ये देखने को मिलेगा। यहाँ के प्रथम शासक इस वंश के, और इस वंश के अंतिम शासक। ठीक है, तो ये रहेगा क्या? कौन सा? तुलु वंश। ठीक है, चलिए समय मुझे लगेगा सिर्फ इस वंश को कंप्लीट करने में समय जो लगेगा वो ज़्यादातर सी बातें करेंगे। महत्वपूर्ण जो है रहेगा वो कौन है? कृष्ण देवराय, क्योंकि 2 मिनट में आपका वीर नरसिंह खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में ये तीनों चारों खत्म होगा। 8-10 मिनट जो लगेगा वो कृष्ण देवराय लगेगा। फिर वही 5 मिनट आपका जो है आर्विडो वंश लगेगा। कुछ खास नहीं उनके अंतर्गत। इसका मतलब, कहने का मतलब है इस दोनों वंश में सिर्फ कृष्ण देवराय की बातें अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी समय हो चुका है अपने क्लास का, और इसको हम यहीं तक रखते हैं। अच्छे से फ्रेश से जो है नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम बात करेंगे कृष्ण देवराय की चर्चा करेंगे अच्छे से। तुलु वंश की बात करेंगे और विडो वंश की बात करेंगे, और उनके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। शासक
शासकों की बात कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इस तरफ हम मुड़ेंगे, प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, प्रशासन की जानकारी देखेंगे, प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है चलता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम बात करते हैं कल के क्लास में। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जैसा कि हम बात करें विजयनगर जो है एम्पायर पार्ट 2 है, पार्ट 3 लेके आएंगे। तब तक आप क्या करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने दोस्तों को क्या करिए भाई, शेयर करिए। चलिए, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CG कंप्यूटर्स। चलिए, लगातार जारी रहेगा क्लासेस। चलिए, एग्ज़ाम बहुत कम समय है, ठीक है, अभी टाइम, तो आप जो है तैयारी करते रहिए भाई, समय बचा ही नहीं, 1 महीना 1.5 महीना है आपके पास, दिसंबर ख़त्म होने को है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की बातें करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।